Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद फात नफीसा। सो हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और हमने उसका एक टॉपिक का इंट्रो किया था, बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जो हमने उसमें इंट्रो किया था, जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, आज वो हम टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक था वो था हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये है हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक क्वेश्चन का सेट होता है जो सॉल्व होने के लिए होता है। जो कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे पास, वो क्यों होती है? सॉल्व होने के लिए होती है। तो बायोलॉजी में भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे पास सॉल्व होने के लिए ही आती है। द डिजीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, जो मलेरिया होता है वो किससे फैलता है? वो किसकी वजह से होता है? फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। मतलब मच्छर में जो फीमेल होती है उसकी वजह से मलेरिया होता है। Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that the malaria is caused by bad air. पहले जो था वो माना जाता था कि मलेरिया जो होता है वो बैड एयर की वजह से होता है। जो बाहर की गंदी हवा होती है उसकी वजह से होता है मलेरिया। ठीक है, जैसे कि माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। इसके नाम से जो ये मीनिंग निकाली गई थी कि माला मीन्स जो होता है बैड होता है और एरिया मीन्स एयर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया जो होता है वो बैड एयर की वजह से होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व when a scientist identified the reason of malaria। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व कब हुई? जब साइंटिस्ट ने इसी बायोलॉजिकल मेथड के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आइडेंटिफाई किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आगे चल के देखेंगे हम कि साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और किस तरीके से सॉल्व किया इसी बायोलॉजिकल मेथड के जरिए था सॉल्व। लेकिन देखते हैं कि आगे चल के कैसे कैसे उसने अपने क्या नाम है हाइपोथेसिस की और कैसे कैसे उसने रिकॉग्नाइज किया प्रॉब्लम को और किस तरह से सॉल्व किया। तो अब है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो हम कोई भी प्रॉब्लम के अबाउट रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये सबसे पहला ही स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड में जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला ही स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। जब तक हम किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। An observation is a statement of knowledge gained through the senses, qualitative or through the use of scientific equipment, क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो जैसे कि दो टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जो हम सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5 सेंसेस है, हमारे पास हमारी टंग, हमारे पास सेंसेस है, हमारे पास आई सेंसेस है, एयर सेंसेस है, तो हम कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम सेंसेस के जरिए हम ऑब्जर्व करें, रिकॉग्नाइज करें, वो क्या होती है हमारे पास? क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव वो होती है जो कोई भी प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक मेजरमेंट के साथ ऑब्जर्व करें, वो क्या होती है हमारे पास? क्वांटिटेटिव। तो दो टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और अब हमारी बुक में क्या बताया गया है? इन 1880 अ फ्रेंच फिजिशियन लेवरेन स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट। अब इसने क्या किया? 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन था, उसका नाम था लेवरेन। उसने क्या पढ़ा? उसने ब्लड सैंपल स्टडी किया मलेरिया पेशेंट का अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उसने मलेरिया का ब्लड सैंपल पढ़ा और एंड ऑब्जर्व टिनी क्रिएचर्स इन इट एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसको उसमें टिनी क्रिएचर्स नजर आए, उसने उसका नाम क्या दिया कि ये प्लाज्मोडियम है, उसने उसका नाम दिया प्लाज्मोडियम। सो द ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या बनाई कि प्लाज्मोडियम जो है वो हर मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद है। तो उसने प्लाज्मोडियम का, तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या बनाई कि जो प्लाज्मोडियम है वो हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद है। उसकी ऑब्जर्वेशन ये बनी। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस के। उसने हाइपोथेसिस में क्या गेस किया और उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट था लेवरेन, उसका नाम था लेवरेन, उसने क्या हाइपोथेसिस किया, उसने क्या गेस किया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। इट इज एन इंटेलिजेंट गैस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये एक इंटेलिजेंट गैस होती है जो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, और आपका जो हाइपोथेसिस होती है वो इतनी एबल होनी चाहिए, मतलब आप
आप उसको टेस्ट कर सकें और उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, या तो हाइपोथेसिस आपकी सही होती है, वो सपोर्ट करती है, या तो गलत होती है, तो फिर वापस से हम नया प्रोसेस को रिपीट करते हैं और हाइपोथेसिस को दोबारा करते हैं, कोई और चीज गैस करते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। या तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक होती है, सपोर्ट करती है, या तो वो रॉन्ग होती है। Example: in malaria case, an intelligent guess is made after observation that Plasmodium is the cause of malaria. जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन में जो लेवरन था उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि प्लास्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है। इस वजह से उसने हाइपोथेसिस में भी क्या गैस किया कि जो मलेरिया हो रहा है वो क्या किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्मोडियम की वजह से हो रहा है। तो उसने हाइपोथेसिस में ये गैस किया, बट इट इज ओनली अ गैस व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। लेकिन ये अभी तक उसने गैस किया है, उसने अभी तक इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। आगे चल के हम देखते हैं, फिर हम रीजनिंग करते हैं, ठीक है। रीजनिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है, हम पढ़ते हैं आगे रीजनिंग, फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट कि उसने फिर इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम पढ़ेंगे उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो अब हमारे पास रीजनिंग, जो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि रीजनिंग जो होती है वो एक फिल्टर टाइप होती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम को फिल्टर किया जाता है, उसको छाना जाता है। और रीजनिंग की क्या होती है, दो टाइप होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये मूव करती है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। जैसे कि स्पेसिफिक मतलब कोई होता है स्पेशल या खास कोई चीज होती है, ठीक है, कोई खास बात होती है। और जनरल मतलब कोई आम बात होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले स्पेसिफिक बात करूं कि जो प्लांट्स डिपेंड ऑन सेल, के प्लांट्स सेल पर डिपेंड करते हैं, ये एक स्पेसिफिक सी बात है, ठीक है। और फिर मैं जनरल की तरफ बढ़ती हुई जाऊं, जैसे कि मैं बोलूं एनिमल एंड प्लांट बोथ आर डिपेंडेड ऑन सेल्स, कि जो एनिमल होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं वो दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, सेल पर डिपेंड करते हैं। अब मैं जनरल की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल, जैसे कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पर करते हैं, सेल पर, तो ये क्या हो गया, बहुत सी आम सी बात हो गई, जनरल बात हो गई, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इट मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये उल्टा कर देते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव में हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल, और लेकिन डिडक्टिव में हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक। अगर हम बात करें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल, ये एक जनरल बात है, ठीक है। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल, ये एक जनरल बात है। और अगर हम स्पेसिफिक की तरफ जाएं कि जैसे प्लांट्स डिपेंड ऑन सेल या एनिमल्स डिपेंड ऑन सेल, ये एक स्पेसिफिक सी बात है। तो ये हमारे पास दो टाइप, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। अब चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं कि जो लेवरन जो था उसने ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस की थी कि जो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, अब उसने एक्सपेरिमेंट में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए है उस बात को वो हम देखते हैं। तो अब जो हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम कि साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप ऑफ टेस्ट, उसने दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया उसने और एक एक्सपेरिमेंटल बनाया। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया उसने और एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। उसने दो ग्रुप बनाए टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। जो उसने हाइपोथेसिस किया था, जो उसने गैस की थी बात, उसने एक्सपेरिमेंट के लिए दो ग्रुप बनाए, किसके लिए, मलेरिया की वजह जानने के लिए कि मलेरिया क्यों होता है। ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसने एक ग्रुप बनाया, उसमें 100 मलेरिया के पेशेंट रखे जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एंड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 हेल्दी पर्सन, और 100 हेल्दी पर्सन का ग्रुप बनाया जिनको मलेरिया नहीं था, उसका नाम था कंट्रोल ग्रुप। वर एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप, और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया, उनके ब्लड सैंपल को स्टडी किया। जैसे कि उसने पहले ऑब्जर्वेशन में ब्लड सैंपल को स्टडी किया था, ऐसे ही उसने हाइपोथेसिस गैस करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट में भी क्या किया, दो टाइप के ग्रुप बनाए, एक 100 हेल्दी पर्सन का ग्रुप बनाया जिसका नाम था कंट्रोल ग्रुप, और 100 मलेरिया पेशेंट का ग्रुप बनाया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया अपना। अब हम आगे जाके देखते हैं रिजल्ट में उसके पास क्या आया। तो अगर रिजल्ट देखते हैं हम पहले, तो उसके पास रिजल्ट में क्या आया, ठीक है। अच्छा, फिर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट देखते हैं। अब हमारे पास है रिजल्ट में उसका क्या आया। In the case of malaria, it was found that all the malaria patient experimental group had plasmodium.
इसका जो गैस था, इसने जो हाइपोथेसिस जो गैस किया था इसका वो बिल्कुल सही निकला। इसका डेटा सपोर्ट कर रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है, जिन जो मलेरिया पेशेंट थे उनके उनके ब्लड सैंपल में क्या था, प्लाज्मोडियम था इन देयर ब्लड, वेयर एज द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन, जबकि जो हेल्दी पर्सन थे जिनको मलेरिया नहीं था, जो हेल्दी पर्सन थे, जो कंट्रोल ग्रुप था, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, वो फ्री थे प्लाज्मोडियम से, उनके जो ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नहीं था, कंट्रोल ग्रुप में प्लाज्मोडियम नहीं था जो हेल्दी पर्सन थे, जबकि जो मलेरिया पेशेंट थे उनके जो ब्लड में था प्लाज्मोडियम था। तो इसका मतलब कि जो इसका रिजल्ट था, जो इसने गेस किया था, तो इसके रिजल्ट में वो सब बिल्कुल सही निकला। अब हम चलते हैं और लास्ट में हम पढ़ते हैं कंक्लूजन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। जो है तो अब जो है लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. ठीक है, कंक्लूजन में क्या होता है, सारा डाटा वगैरह रिकॉग्नाइज करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बायोलॉजिकल मेथड के इंट्रोडक्शन में, अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट करती है, अगर डेटा सपोर्ट करता है एक्सपेरिमेंट के बाद, तो किसकी तरफ चल जाता है, थ्योरी की तरफ चल जाता है। लेकिन अगर डेटा सपोर्ट नहीं करता तो फिर हमें वापस से नया प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से वो रिपीट करना पड़ता है और दोबारा से हाइपोथेसिस दूसरी गैस करनी पड़ती है, ठीक है, फिर हमें दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर डेटा सपोर्ट करता है तो वो थ्योरी में चल जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने भी जब ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेसिस गैस करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा वगैरह उसने रिकॉग्नाइज करके उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया के पेशेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो उसका कंक्लूजन भी ये निकला कि इसका डेटा सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को। इसका मतलब कि जो इसने हाइपोथेसिस वगैरह की, गैस वगैरह किया, उसका सही निकला और रिजल्ट वगैरह, और इसका डेटा सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब ये आगे जाकर थ्योरी बनेगी और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में थ्योरी दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।